वेलकम टू फाइनल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं आज केमिस्ट्री का एक चैप्टर है द्रव अवस्थाएं एवं संगठन। ये आपका ऐसे तो 9th क्लास में है इस पढ़ना, तो ये आपका पॉलिटेक्निक के लिए, पारा मेडिकल, ITI सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको क्वेश्चन आंसर वाइज ऐसा पढ़ेंगे ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल पर्सन भी समाप्त होते चले। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न आता है, द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं और इनकी परस्पर तुलना कीजिए। तो द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है, जो परिवर्तन का विरोध करता है। द्रव्य का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा करते हैं या किया जा सकता है, जैसे गिलास, कुर्सी, दूध, वायु, ये सभी द्रव्य हैं। द्रव्य प्रत्येक वस्तुएं ठोस, द्रव, गैस में विद्यमान होते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। द्रव, ये दूसरा जैसा द्रव्य लिखा हुआ है, द्रव्य लिखा हुआ है, पीछे वाला द्रव्य आधा हुआ यह था। तो द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो, द्रव्य कहलाती है, जैसे दूध, पानी, पेट्रोल आदि। गैस द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाती है, जैसे धुआं, जलवाष्प, वायु इत्यादि। ठोस, द्रव और गैस में तुलना करें तो आकार के आधार पर तुलना करने पे हम पाते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता परंतु बर्तन के अनुसार वह अपना आकार ग्रहण कर लेता है, एवं गैस, इसका आकार निश्चित नहीं होता परंतु बर्तन के अनुसार यह अपना आकार ग्रहण कर लेता है। आगे है आयतन के आधार पे, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। बहने का गुण के आधार पे अगर करें तो ठोस में बहाव नहीं होती है, द्रव में ऊपर से नीचे की ओर बहता है, जबकि गैस प्रत्येक दिशा में बहता है। दाब का प्रभाव अगर देखें तो ठोस में बहुत कम दबाया जा सकता है, इसको ठोस की अपेक्षा द्रव को अधिक दबाया जा सकता है और गैस को सर्वाधिक दबाया जा सकता है। अगर इन पे ऊष्मा का प्रभाव देखें तो ये गर्म करने पर सबसे कम बढ़ते हैं, मतलब इनके आयतन सबसे कम वृद्धि होते हैं, जबकि द्रव गर्म करने पर ठोस की अपेक्षा अधिक आयतन में वृद्धि करते हैं और गैस ये गर्म करने पर सबसे अधिक फैलती है। आगे हम कणों की गति के आधार पे अगर तीनों में अंतर करें तो ठोस में कणों में सबसे कम गति होती है, द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होती है और गैस के बहुत अधिक गतिशील होती है। आगे है दोस्तों गलनांक, क्वथनांक तथा क्रांतिक ताप। तो गलनांक निश्चित होता है ठोस का, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है और गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। याद रखें, गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है, द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है और ठोस का गलनांक निश्चित ताप होता है, नियत ताप होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल की बात करें तो ठोस, इनके कणों के बीच प्रबल आंतरिक आकर्षण बल होते हैं। गैस, द्रव के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं और गैस के अंतराण्विक बल नहीं के बराबर होते हैं। और वहीं अगर देखें हिमांक और घनत्व की, तो इनका हिमांक और घनत्व ठोस का अधिक होता है, वहीं द्रव का ठोस की अपेक्षा कम होता है और सबसे कम गैस का होता है। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न आ रहा है कि द्रव के अनुगत की सिद्धांत
अनुगतिकी सिद्धांत के मुख्य आधार पर व्याख्या कीजिए। तो द्रव के अनुगतिकी सिद्धांत का मुख्य आधार, द्रव में अनुगतिकी सिद्धांत के अनुसार द्रव अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम अणु कहते हैं। एक ही द्रव के सभी अणु सब प्रकार से सभी गुणधर्मों में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रवों के विभिन्न द्रव यानी पदार्थ विभिन्न पदार्थों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं। वहीं अणुओं के बीच अगर देखें तो परस्पर आकर्षण बल होता है, जिस कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस आकर्षण बल को समंजक बल कहते हैं या अंतराण्विक बल कहते हैं। द्रव की भौतिक अवस्था बदलने के साथ साथ अणुओं के बीच आकर्षण बल घटते बढ़ते रहते हैं। द्रव के समस्त अणु सदैव गतिशील रहते हैं। अणुओं की गति या इसको कणों की गति कह सकते हैं। कणों की गति की चाल अणुओं के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ने से चाल वृद्धि होती है और ताप घटने पर चाल में कमी होती है। इस गति को आणविक गति कहते हैं। आगे दोस्तों, अणुओं के द्रव्यमान तथा वेग के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव की ऊष्मीय ऊर्जा भी इसी गतिज ऊर्जा के कारण होती है। ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच अभिकारक अणुओं के परमाणुओं की आंतरिक व्यवस्था परिवर्तन होते हैं और ये नए अणु बन जाते हैं, जिनके गुणधर्म मूल अभिकारक अणुओं से भिन्न होते हैं। एक ही अणुसूत्र के कई अणु अलग अलग संरचना के होते हैं और संरचना के परिवर्तन के कारण इन अणुओं के गुणधर्म परस्पर बदल जाते हैं। आगे, द्रव के अणु गतिशील होते हैं। प्रयोग की सहायता से स्पष्ट कीजिए। द्रव के समस्त अणु सदैव गतिशील रहते हैं। अणुओं की गति की चाल अणुओं के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ने से चाल में वृद्धि होती है और ताप घटने से चाल में कमी होती है। इस गति को आणविक गति कहते हैं, यानी अणुओं की गति को आणविक गति कहते हैं। अणुओं की गतिशीलता निम्नलिखित प्रयोग द्वारा स्पष्ट होती है। जैसे एक प्रयोग नंबर 1, एक वाच ग्लास मतलब जिस पे रख के किसी चीज़ को देखा जाए पर जल की कुछ बूंदें ड्रॉपर से गिराई जाती है। इसमें कुछ लाइकोपोडियम चूर्ण मिलाया जाता है। इसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ज्ञात होता है कि लाइकोपोडियम का प्रत्येक कण तीव्र गति से इधर उधर भागता दिखाई देता है। ये कण किसी एक दिशा में चलते चलते अचानक किसी दूसरी दिशा में जाने लगते हैं और इस प्रकार इनकी गति अव्यवस्थित होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई वस्तु कभी एक ओर तो कभी दूसरी ओर से धक्का देकर इसका मार्ग बदल देती है और इस घटना को धक्का देकर उसका मार्ग बदल देती है। इस घटना को अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने जिक्र किया, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। मतलब अचानक दिशा परिवर्तन, कणों के अचानक दिशा परिवर्तन को हम ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। प्रयोग 2, कांच के एक लंबे जार को तली में पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टलों को कागज की पुड़िया में बंद रखा जाता है। जार में धीरे धीरे जल भर जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टलों के कारण पहले नीचे के जल का रंग गुलाबी होता है और यह फिर रंग ऊपर की ओर बढ़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव्य के अणु गतिशील होते हैं। आगे है दोस्तों कि द्रव की भौतिक अवस्था की अनुगत के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। द्रव के 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अनुगति के सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि द्रव्य की ठोस अवस्था, पहले तो द्रव की ठोस अवस्था में द्रव के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, अर्थात इनमें अंतराण्विक स्थान कम होता है। अंतराण्विक स्थान कम होने के कारण इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है तथा इनके गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम रहती है। इस प्रकार इनकी स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक तथा गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है तथा ये अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर सीमित स्थान में ही कंपन करते रहते हैं। इस कारण ठोस का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की द्रव अवस्था
मतलब पदार्थ की द्रव अवस्था, तो द्रव के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इस कारण द्रव के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है तथा द्रव के अणुओं को गति करने की स्वतंत्रता अधिक होती है। इसी प्रकार द्रव के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा कम तथा गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये परस्पर संघात करते हैं, मतलब एक दूसरे पे आघात करते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। अतः यह द्रव के बहने का गुण होता है तथा इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। इस कारण द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आगे द्रव की गैसीय अवस्था अर्थात पदार्थ की गैसीय अवस्था। गैस के अणुओं के बीच अंतराणुक स्थान ठोस तथा द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस तथ्य का अनुमान कि गैसों के अंतराणुक स्थान अधिक होता है, इसे उदाहरण से लगाया जा सकता है कि 18 मिलीलीटर जल की वाष्पों का आयतन सामान्य दाब पर लगभग 22,400 मिलीलीटर होता है। गैस के अर्थात 22.4 लीटर होता है केवल मात्र 18 मिलीलीटर जल का वाष्प। गैस के अणुओं के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान रहने के कारण उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बहुत कम होता है तथा उनके अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता बहुत अधिक होती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बहुत कम तथा गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है तथा वे लगभग पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये ठोस के अणु हैं, द्रव के और ये गैस के। गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण गैस के अणु परस्पर तथा बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं तथा सभी दिशाओं में अनियमित रूप से तीव्रतापूर्वक गति करते रहते हैं। इस कारण गैसों में बहने का गुण पाया जाता है तथा इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे अपना तल छोड़ सकते हैं, अतः गैसों का आयतन भी निश्चित नहीं होता। अंतराण्विक स्थान की बात करें तो ठोस में सबसे कम, द्रव में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। अंतराण्विक आकर्षण बल अर्थात स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो गैस में सबसे कम, द्रव में ज़्यादा और ठोस में सबसे ज़्यादा। अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा की बात करें तो ठोस में कम, द्रव में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। आगे दोस्तों द्रव के अवस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। द्रव का अवस्था परिवर्तन एक द्रव अर्थात एक पदार्थ जैसे जल, फास्फोरस, गंधक आदि तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। जैसे बर्फ द्रव और जलवाष्प गैस, एक ही द्रव अर्थात जल की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो सकती है। द्रव का अवस्था परिवर्तन अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण होता है। याद रखें, द्रव की अर्थात पदार्थ की अवस्था परिवर्तन अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, फलतः अणुओं के बंधन ऊर्जा में कमी आ जाती है। अब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। इस क्रिया में एक ऐसी अवस्था भी आती है कि जब पूरा ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है इसका गलनांक कहलाता है। द्रव पदार्थ को गर्म करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अत्यधिक वृद्धि होती है और अणु अनियमित रूप से एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। अणु द्रव की सतह छोड़कर वायुमंडल में जाने लगते हैं और इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इस निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव से द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। ठंडा करने पर इसकी विपरीत क्रियाएं होती है, अर्थात ठंडा करने पर गैस द्रव में तथा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन तथा द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। जिस ताप पर द्रव ठोस में परिणत होता है वह ताप हिमांक कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे पारिभाषिक शब्द थे जो कि आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया है कि ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन,
द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया बाष्पीकरण, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन और द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना तथा ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तीनों अवस्था में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण होता है, मतलब वो एक दूसरे में पदार्थ में रूपांतरित हो सकते हैं। जो पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है, ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपात और इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मिश्रण तथा यौगिक की परिभाषा देते हुए उनमें प्रमुख अंतर स्पष्ट करें। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध द्रवों के किसी एक अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है मिश्रण कहलाता है। इसके प्रत्येक भाग के गुणधर्म तथा संगठन समान नहीं होते हैं, जैसे लोहे का बुरादा, रेत का मिश्रण, वायु आदि। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है यौगिक कहते हैं। इसका संगठन निश्चित होता है तथा इसके गुण अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसके अणु में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे H2O, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 आदि। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। पहला अंतर हम कह सकते हैं कि मिश्रण परिभाषा से ही कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। दूसरा है कि मिश्रण के अवयवी द्रवों के गुणधर्म विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में इसके गुणधर्म तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। मिश्रण में अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आगे, मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि यौगिक बनने में रासायनिक परिवर्तन होता है। मिश्रण विसमांग होता है, जबकि यौगिक समांग होता है। मिश्रण इसमें भौतिक स्थिरांक निश्चित नहीं होता, जबकि यौगिक के भौतिक स्थिरांक निश्चित होते हैं। इस मिश्रण के बनाने में न तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और न ही इसकी उत्पत्ति होती है, जबकि यौगिक को बनाने में ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है, इसकी उत्पत्ति जरूर होती है। आगे दोस्तों, विलयन क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में देखते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में इसे ठोस विलयन तथा गैसीय विलयन भी कहा जाता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल इत्यादि विलयन के उदाहरण हैं। किसी विलयन में जो अव्यय अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है, और जो अव्यय अल्प मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलयन के मुख्य उदाहरण अगर देखा जाए तो हम दो ले सकते हैं। चीनी और जल का विलयन एक तरल ठोस है और ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, क्योंकि चीनी कम है और जल ज़्यादा है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। विशेषताएं। विलयन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन में विलायक के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। तीसरा, विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है। चौथा है, विलयन के कण अत्यधिक अस्थायी होते हैं और स्थिर रखने पर विलेय के कण पृथक नहीं होते। आगे है, वास्तविक विलयन प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं कर सकता है। विलयन में से विलेय के कणों को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता है। आगे है, तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु। समस्त धातुएं साधारण ताप पर पारे को छोड़कर ठोस अवस्था में होती है। ये प्रायः ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है, आघातवर्ध होती है और तन्य होती है। इसमें धात्विक चमक होती है। उदाहरण के लिए कॉपर, आयरन, सिल्वर। जब दो या दो से अधिक धातुएं मिश्रित की जाती है तो प्राप्त पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं।
आधुनिक मतानुसार धातु वे तत्व कहलाते हैं जो समान क्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जैसे सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन का निर्माण करता है, अर्थात धन आयन का निर्माण धातुएं करते हैं। अधातु ये तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इसमें आयोडीन, ग्रेफाइट को छोड़कर कोई विशेष चमक नहीं होती। उदाहरण के लिए गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन, आयोडीन इत्यादि। आधुनिक मतानुसार अधातु वे तत्व कहलाते हैं जो समान अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन का निर्माण करता है। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के ही रासायनिक गुण धर्म पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। आधुनिक मतानुसार वे तत्व जो भिन्न भिन्न रासायनिक क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करें और त्याग भी करें उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइडी विलयन, निलंबन विलयन। तो पहले चलते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे नमक तथा जल का मिश्रण। शुद्ध विलयन, शुद्ध पदार्थ द्रवों को एक निश्चित संगठन होता है तथा जिनके गुणधर्म समान होते हैं, जैसे लोहा, चीनी इत्यादि। कोलाइडी, निलंबन की अपेक्षा कोलाइडी कणों का आकार छोटा होने के कारण ये विलयन आँखों से तो समांग दिखाई पड़ते हैं परंतु अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर विसमांग दिखाई देते हैं। जैसे दूध। निलंबन, विसमांग घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि इसमें निलंबित रहते हैं। ये निलंबन कण आँखों से देखे जा सकते हैं। जैसे मटमैला पानी, पेंट, विभिन्न रंगों के रंगीन पदार्थों का निलंबन है। आगे है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। जैसे सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो तत्व इनमें कौन कौन था? सोडियम तत्व था, चांदी तत्व था, टीन तत्व था और सिलिकॉन तत्व था। यौगिक कौन कौन था? तो कैल्शियम कार्बोनेट, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और मिश्रण कौन है? तो मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, रक्त और कोयला। आगे क्वेश्चन आता है कि कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुणों को लिखिए। कोलाइडी विलयनों के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला, आकार। कोलाइडी विलयनों में विलयन के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। रंग, इसका रंग कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय के कणों द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है तथा प्रायः विलेय की मूल अवस्था के रंग से भिन्न होता है। तीसरा, विसमांगी प्रकृति के होते हैं। ये विसमांग होते हैं तथा इनमें दो प्रावस्थाएं होती है। इनमें एक प्रावस्था सतत होती है जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं तथा दूसरी प्रावस्था को परिक्षेपित प्रावस्था कहा जाता है। आगे दोस्तों, दृश्यनीयता। कोलाइडी विलयन में परिक्षेपित प्रावस्था के कणों को नगण्य आँखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। आगे, फिल्टरनीयता। साधारण फिल्टर पेपर के छिद्र कोलाइडी कणों के आकार से बड़े होते हैं, अतः कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से छानने पर संपूर्ण विलयन फिल्टर पेपर के एक दूसरी ओर चला जाता है। सतही क्षेत्रफल। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का कुल सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है जिसके कारण कोलाइडी विलयन उत्तम अधिशोषक की भांति कार्य करते हैं तथा प्रभावशाली उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे है टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश की किरण पुंज को अंधेरे कमरे में वास्तविक विलयन से गुजारते हैं तो विलयन के किरणों का पथ दिखाई नहीं देता। जब प्रकाश के किरण पुंज को अंधेरे कमरे में कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो विलयन के
में प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देता है और इस प्रकाशीय प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। जनरली तौर पे सारे लघु उत्तरीय प्रश्न पहले ही आ चुके होते हैं। जैसे द्रव्य की परिभाषा लिखिए, तो हम लोगों ने इसको देख चुके हैं। आगे परमाणु सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो इसे पढ़ लेते हैं। द्रव अर्थात पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। ये सूक्ष्म कण परमाणु होते हैं जिनके प्रतिस्थापन या संयोग से नए पदार्थ बनते हैं और द्रव की रचना का इससे अनुमान लगता है, जिसे परमाणु सिद्धांत कहते हैं। प्राचीन काल में भारतीय महर्षि कणाद 800 ईसा पूर्व में बताया कि द्रव अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना है। ये सूक्ष्म कण परस्पर मिलकर बड़े बड़े कण द्विअणुक या त्रिअणुक बनाते हैं। बाद में वैज्ञानिकों ने बताया कि ये सूक्ष्म कण परमाणु हैं जिनका संयोग अथवा प्रतिस्थापन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आगे दोस्तों, द्रव्यमान तथा भार को स्पष्ट कीजिए। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहा जाता है। इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उसका भार कहलाता है और इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अनुगत के सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। ये हम लोग देख चुके थे। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। हम लोगों ने इसे भी देखा है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। चलिए पढ़ लेते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में प्रयुक्त होता है, इसलिए ताप स्थिर रहता है। बाष्पीकरण एवं संघनन को स्पष्ट कीजिए। ये हम लोग देख चुके थे। आगे ब्राउनी गति से आप क्या समझते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। अनुगत के सिद्धांत के आधार पर बताइए कि गैसों का आकार और आयतन निश्चित क्यों नहीं रहता। आगे तत्व की आधुनिक परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है। वाष्पन और क्वथन में अंतर ये पूछा जाता है, बार बार देख लेते हैं। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है जबकि क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। वाष्पन की क्रिया में केवल द्रव्य की सतह पर उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं, जबकि क्वथन की क्रिया में द्रव्य के प्रत्येक भाग में उपस्थित अणु गैसीय अवस्था में पृथक होते हैं। यह क्रिया वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है जबकि क्वथन की क्रिया तेजी से होती है। वाष्पन की क्रिया में वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित होता है, जबकि क्वथन यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति तथा वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होता है। आगे दोस्तों, तत्व और यौगिक में अंतर। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण परमाणु के कारण है, जबकि यौगिक के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण है तथा ये अवयवी कणों के गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं। तत्व को भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा नए सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। केवल नाभिकीय क्रियाओं द्वारा ही एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित किया जा सकता है। वहीं यौगिक को वैद्युत अपघटन या अन्य रासायनिक विधियों द्वारा अवयवी सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है और भौतिक विधियों द्वारा यौगिक को अवयवी में विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ तत्व परमाणुओं के रूप में जबकि कुछ तत्व अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। यौगिक केवल और केवल अणु के रूप में पाए जाते हैं। आगे समांगी द्रव तथा विसमांगी द्रव, ये हम लोगों ने देखा था। धातु और अधातु का उदाहरण से स्पष्ट करें, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे है दोस्तों कि यौगिक की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। अभी अभी हमने अंतर में जो जो पढ़ा है वो सारे यौगिक के हैं। मिश्रण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मिश्रण क्या होता है, विसमांगी होता है। इसमें अवयवी कण अनिश्चित अनुपात में होते हैं। इसका कोई विशिष्ट गुणों का अभाव होता है। इसका पृथक्करण आसानी से किया जा सकता है और ऊर्जा परिवर्तन आसानी से होता है, जबकि रासायनिक बंधन इसमें नहीं बनता है। समांग तथा विसमांग मिश्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद है टिंडल प्रभाव क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था। स्कंद से आप क्या समझते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कण प्रायः धन और ऋण आवेश युक्त होते हैं। अतः कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का अल्प मात्रा में मिलाने पर विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा कोलाइडी विलयन के कणों का आवेश उदासीन हो जाता है, जिससे वे एक दूसरे से मिलकर बड़े कण बनाते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं। कोलाइडी विलयन में से कोलाइडी कणों के अवक्षेपन की क्रिया को याद रखें। कोलाइडी विलयन में
कोलाइडी कणों के अवक्षेपण की क्रिया को हम स्कंद या उर्णन कहते हैं। कोलाइडी हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखते हैं? तो हमारे दैनिक जीवन में कोलाइडी का महत्व, पहला, कुछ खाद्य पदार्थ कोलाइडी रूप में सुलभता से पच जाते हैं, जैसे दूध, अंडे, जेली, पनीर। कुछ उद्योगों में कोलाइडी उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। कुछ कोलाइडी औषधियों के रूप में काम करते हैं। धुएं में से कोयले के छोटे छोटे कणों को दूर किया जाता है। कुछ अशुद्धियां जल में कोलाइडी विलयन के रूप में होती है, इन्हें दूर करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। कोलाइडी विलयनों के सिद्धांत के आधार पर कपड़ों को साफ किया जाता है और प्रकृति में कोलाइडी विलयन के अनेक अनुप्रयोग हैं, जैसे बादल, आकाश द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन करना, डेल्टा का निर्माण और रुधिर। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको वहीं से मिल जाएंगे। और यहाँ पे दो आपका प्रायोगिक है कि साधारण नमक, चीनी और फिटकरी का जल में अलग अलग वास्तविक विलयन तैयार करें, ये आपको करके देखना है। मिट्टी, चौक पाउडर तथा बारीक रेत का निलंबन तैयार करें। और इस प्रकार से यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। आप इसे बार बार देखें और अपने पुस्तक को पढ़ते रहें ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे टॉपिक है। समझते हुए पढ़ें। गुड लक दोस्तों।